यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड होता है यानी लेफ़्ट टू राइट जो पीरियड होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। और हम जानते हैं सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिथियम से नियॉन तक होते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़। तो यहाँ पर सेकंड पीरियड की इन एलिमेंट्स के लिए क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछी जा रही है और उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। तो यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स के एटम्स के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम निकालेंगे, जो कि क्या होगा, ऑप्शन सी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए सेकंड एलिमेंट के ही किसी एक एटम को यहाँ पर ले लिया है। किसी भी एटम के सबसे लास्ट शेल से यानी वैलेंसी शेल से, है ना, या सबसे अंतिम शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी इस एटम को हमें देना पड़ती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल जाए, यानी अपने इस वैलेंसी शेल को छोड़कर बाहर चला जाए, एटम को दी गई इस मिनिमम एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। चूँकि निकलने वाला ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है, तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो यहाँ पर हमें सेकंड पीरियड के इन एलिमेंट्स के एटम्स के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यानी बढ़ता हुआ क्रम बताना है। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं उनमें जो एटम्स रखे गए हैं यानी लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाएं, वो इन एटम्स के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक यानी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर रखे गए हैं। यानी लिथियम के पास जो है 3 प्रोटॉन्स होते हैं, बेरिलियम के पास 4, बोरॉन के पास 5, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स और फ्लोरीन के पास 9 और नियॉन के पास जो है 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है पीरियड में लिथियम से नियॉन की तरफ एक एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, सेकंड पीरियड के हैं। इसका मतलब इन सब एटम्स के पास क्या होंगे, सिर्फ 2 ही शेल होंगे, यानी फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। इसका मतलब है इन सब एटम्स के पास क्या है, 2 ही शेल हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता चला जा रहा है। यानी सेंटर में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एक करके लेफ़्ट टू राइट बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इन एटम्स के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस की इन एटम्स के बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की यानी अपनी तरफ खींच के रखने की पावर बढ़ती चली जाएगी, जिससे क्या होगा, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर इन सब एटम्स के जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होते चले जाएंगे, यानी घटते चले जाएंगे। अगर लिथियम का साइज़ अगर बड़ा है तो जो है यहाँ पर फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर 3 है, और यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 9 हो गया, यानी इसके पास सेंटर में 9 प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इन एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा, ये इनके एटॉमिक साइज़ हो जाएंगे, जो कि लिथियम से फ्लोरीन तक घट रहे हैं ग्रेजुअली। अब यहाँ पर नियॉन क्या है, ये एक नोबल गैस है जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, यानी इसके लास्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ये गैसेस किसी अन्य एटम से रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इनके एटम जो है पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। इसलिए नियॉन के एटम्स के बीच जो है वंडरवाल फोर्स वर्क करता है। इसलिए नियॉन गैस का एटॉमिक साइज़ फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बड़ा लगभग नाइट्रोजन गैस के बराबर होता है, यानी नियॉन गैस का एटॉमिक साइज़ लगभग ये होगा। तो यहाँ पर अगर हम इन एटम्स के एटॉमिक साइज़ को अगर देखें तो ये क्या है, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहे हैं,
और यहाँ पर जो है नियॉन का एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एटॉमिक साइज़ के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन एटम का जो है एटॉमिक साइज़ सबसे छोटा है, और यहाँ पर साइज़ छोटा होने की वजह से जो फ्लोरीन एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, सबसे लास्ट शेल के बहुत ज़्यादा पास होगा। यानी फ्लोरीन के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसका सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर जो है न्यूक्लियस सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से बांध के रखेगा। यानी फ्लोरीन के सबसे लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। यहाँ लिथियम में अगर हम देखें तो लिथियम का एटॉमिक साइज़ सबसे बड़ा है। तो लिथियम में क्या होगा, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसका लिथियम के सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे लास्ट शेल की ज़्यादा है। यानी लिथियम के लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत कम देना पड़ेगी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि फ्लोरीन एटम में फ्लोरीन के न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी ENC यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z कितने हैं, इसमें 9 प्रोटॉन्स हैं। तो ये 9 प्रोटॉन्स क्या करते हैं, सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा पावर से खींच के रखते हैं, जिससे फ्लोरीन एटम के सबसे लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन एनर्जी किससे बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z के बढ़ने से बढ़ा। इसलिए इस इफ़ेक्ट को Z इफ़ेक्ट भी कहते हैं और इस इफ़ेक्ट को ज़ेफ इफ़ेक्ट भी कहते हैं। यानी इसे हम ज़ेफ इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। यानी ज़ेफ इफ़ेक्ट नियॉन को छोड़कर लेफ़्ट टू राइट यानी लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बढ़ेगा, जिससे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो लिथियम से फ्लोरीन तक क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो नए इफ़ेक्ट भी अप्लाई हो जाते हैं। एक तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी, यानी जब ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो यानी हर ऑर्बिटल में सिर्फ एक एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो ये कंडीशन भी क्या होती है, स्टेबल होती है। और एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल थ्योरी, यानी जब ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड होते हैं यानी पूरे भरे हुए होते हैं, यानी हर ऑर्बिटल में कितने, दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कंडीशन इस हाफ फील्ड कंडीशन से भी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को बताने के लिए हमें ज़ेफ इफ़ेक्ट के अलावा जो है हाफ फील्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल थ्योरी को भी यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इन सब एटम्स के सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिथियम के सबसे लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहला क्या होता है 1s2 और लास्ट शेल का क्या हो जाएगा 2s1। बेरिलियम के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेरिलियम के लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट होता है 1s2, दूसरा हो जाएगा 2s2, है ना लास्ट शेल का। अब यहाँ पर हम बाकी एटम्स के भी लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने बाकी एटम्स के लास्ट शेल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नियॉन के लास्ट शेल में क्या है 2p6 है। हम जानते हैं p में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सारे ही ऑर्बिटल क्या होंगे, फुलफिल्ड होंगे। और ये कंडीशन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। और हम जानते हैं कि हर एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। यानी यहाँ पर नियॉन क्या है, स्टेबल है, और इसका यहाँ पर क्या है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, यानी सबसे लास्ट शेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नियॉन क्या करेगा, सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यानी नियॉन के सबसे लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होगी, तो यहाँ पर नियॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नियॉन के बाद जो है फ्लोरीन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में सबसे छोटा साइज़ जो है किसका होता है, फ्लोरीन एटम का होता है, यानी इसका ज़ेफ इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा।
तो नियॉन के बाद हम जो है फ्लोरीन को रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बाकी एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के लास्ट शेल में यानी पी सब शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम जानते हैं कि पी सब शेल में जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सभी क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। और ये भी क्या है, एक स्टेबल कंडीशन होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़ेफ इफ़ेक्ट ऑक्सीजन का ज़्यादा है, लेकिन इस हाफ फिल्ड थ्योरी की वजह से जो है नाइट्रोजन से सबसे लास्ट शेल से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। यानी 3rd नंबर पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के 2p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके तीनों p ऑर्बिटल्स में नाइट्रोजन की तरह एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए हाफ फील्ड p ऑर्बिटल गेन करने के लिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाल देता है। इसलिए ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर हम जो है नाइट्रोजन का सीक्वेंस चेंज करके नाइट्रोजन को यहाँ 3rd पोजीशन पर रख देंगे। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन 3rd पोजीशन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बेरिलियम में भी अगर हम देखें तो एस सब शेल का क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है और इसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या है, ये फुल फिल्ड है। यानी यहाँ पर बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बोरान से ज़्यादा होगी। और यहाँ पर अगर हम बोरान को देखें तो बोरान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन ऑक्सीजन की तरह है, यानी बोरान यहाँ पर 2p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बेरिलियम की तरह फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल का हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बोरान की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए बोरान बेरिलियम की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है। इस वजह से बोरान की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होती है। तो यहाँ पर हम इनकी पोजीशन भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।